नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। अंत में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा नॉलेज सीरीज संचालित की जा रही है, जिसमें हम प्रातः 11 बजे और दोपहर 2 बजे अलग अलग विषयों की चर्चा लाइव रूप में अपने YouTube चैनल पर करते हैं, जिसमें आपके लाइव रूप में प्रश्न भी लिए जाते हैं जो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आगामी सप्ताह की बात करें तो कुछ प्रमुख विषय जिनकी हम चर्चा करेंगे वो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, प्लासी का युद्ध, स्टैगफ्लेशन क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अनुच्छेद 370 और 35 से, तापमान का व्युत्क्रमण, एक राष्ट्र एक चुनाव, जैव विविधता सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में गांधी, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज, बौद्ध धर्म, हिमालय अपवाह तंत्र, आईयूसीएन रेड लिस्ट और मार्लो मिंटो सुधार। इन संदर्भ में जब भी हमारे लाइव क्लास आगे संचालित होंगे सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे, आप लाइव रूप में भाग लेकर इसमें अलग अलग विषयों को जिस विस्तृत रूप में हम बता रहे हैं उसका उपयोग आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है। तो लाइव रूप में आप इसमें भाग लेकर लाभ उठाएं। आज के सत्र के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खरीफ दाल है? भारत में मानसून की स्थितियों में जो थोड़ी कमजोरी थी, माना जा रहा है कि वह एक तरह से अब समाप्त हो रही है और मानसून माना जा रहा है कि पुनः तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस रूप में खरीफ में जो अलग अलग फसलों की बुआई की जा रही है उसमें जो एक अंतर दिखाई पड़ रहा था उसमें शायद गिरावट आ सकती, लेकिन आलेख में स्पष्ट कहा गया है। अगर हम चावल की बात करें और अरहर की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी विषम हो रही हैं, क्योंकि अगर हम चावल के आंकड़े की बात करें तो 2021 में 155 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में इसकी बुआई हुई थी। इसके विपरीत अगर हम देखें तो 2022 में जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम 15 जुलाई तक की बात करें तो लगभग 128 लाख हेक्टेयर तक की बुआई हुई है। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जो गिरावट है वह एक तरह से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से दालों के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय अरहर के संदर्भ में है, क्योंकि आप अरहर के लिए ध्यान रखिए कि यह खरीफ की जो दाल है वो सबसे ज्यादा भारत के एक तरह से भाग में उत्पादित की जाती है। और प्रमुख रूप से आंकड़ा ये दिखा रहा है कि जो 2021 में 31.58 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई थी वो केवल अभी 25.81 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस रूप में आप देखें लगभग 18% की एक गिरावट है। तो इस आधार पर दाल में अगर हम देखें तो हम दाल के बहुत बड़े आयातक हैं। जितनी हमें एक तरह से आवश्यकता होती है उतनी दाल का उत्पादन नहीं होता है। और अगर अरहर के उत्पादन की स्थितियां थोड़ी सी खराब होती हैं, साथ साथ अगर हम धान की बात करें तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा को लेकर एक समस्याएं बढ़ा सकती है। इस आधार पर अगर हम आलेख में देखें तो स्पष्ट है कि दालों में अरहर सबसे ज्यादा भारत में खरीफ के समय में उगाई जाने वाली दाल की फसल है। इस आधार पर हमारा उत्तर है ए, अरहर। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इस कानून को अगर हम देखें तो काटसा के नाम से भी जाना जाता है, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। प्रमुख रूप से आप देखें इसमें एक तरह से अगर हम बात करें तो रूस, उसी के साथ साथ उत्तर कोरिया और ईरान, यानी इनके साथ जो भी एक तरह से आर्थिक संबंध अलग अलग देश रखते हैं या किसी भी तरह के रक्षा उपकरणों का लेन देन करते हैं, वहां पर एक तरह से प्रतिबंध की स्थिति अमेरिका लगाता है अगर बिना अमेरिका की अनुमति के इन तीन देशों के साथ में किसी भी तरह के रक्षा संदर्भ में प्रमुख रूप से कोई खरीद फरोख्त या लेन देन किया जाता है। काटसा का कानून 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के समय में पारित किया गया था। इसका प्रमुख रूप से कारण माना जाता है कि रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर जो 2014 में नियंत्रण किया गया था उसकी अगर हम बात करें, साथ साथ अगर हम देखें तो 2016 के भाग में प्रमुख रूप से जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें रूस की तरफ से जो हस्तक्षेप के एक प्रमाण अमेरिका मानता था, उसके आधार पर यह नियम एक तरह से बनाया गया 2017 में काटसा कानून का। इसके अलग अलग प्रावधानों को हम देखते हैं जिस पर हमें विचार करना है। पहला, यह 2017 में अधिनियमित एक अमेरिकी संघीय कानून है। पहला कथन सत्य है। इस अधिनियम से अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल व्यक्तियों पर 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम 5 प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा कथन सत्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्र में अगर किसी भी तरह से किसी दूसरे देश के व्यक्ति के द्वारा सहयोग किया जाता है और अमेरिका के हितों को नुकसान होता है तो उस व्यक्ति को प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं 5 अलग अलग क्षेत्रों में। कुल मिलाकर 12 ऐसे क्षेत्र हैं जो काटसा कानून में दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनमें कम से कम 5 किसी व्यक्ति पर आरोपित करके उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं इन 5 अलग अलग क्षेत्रों में।
दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, अमेरिकी सीनेट को 2018 में मामला दर मामला यानी केस बाई केस आधार पर काटसा प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार दिया गया था। आप ध्यान रखें यहाँ पर यह जो अधिकार है प्रमुख रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति को है कि इस तरह की जो छूट है इस कानून से, जैसे भारत को देने की बात चल रही है, तो अंतिम रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये छूट दी जाती है, न कि यहाँ पर अगर हम बात करें सीनेट की। तीसरा गलत है। एक और दो सत्य है, इसीलिए उत्तर है ए, केवल एक और दो सत्य है। यहाँ पर हमने ये समाचार इसीलिए लिया है कि काटसा के संदर्भ में भारत को जो वेवर यानी छूट दी जा रही थी, कारण यह है कि भारत के द्वारा 2018 में रूस के साथ में लगभग 5 अरब डॉलर की एक डील की गई, जिसमें हम S-400 एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है वो रूस से खरीदने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में हम पर काटसा के एक तरह से जो नियम है वो लागू हो सकते हैं। भारत को काटसा कानून में छूट देने के संदर्भ में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी भारत इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीद रहा है उसके आधार पर हम पर काटसा के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि चीन के साथ जिस तरह से भारत के विवाद चल रहे हैं और चीन आक्रामक रूप में एक तरह से कार्रवाइयां करता रहता है, उस आधार पर भारत को अपनी रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई राज्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। अगर हम संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें 1996 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, यानी 1996 में जब संघाई 5 बनाया गया तो उसमें उज्बेकिस्तान शामिल नहीं था, यानी चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान प्रमुख रूप से इन 5 देशों के द्वारा मिलकर 1996 में संघाई 5 बनाया गया। आगे चलकर जब इसका नाम संघाई सहयोग संगठन किया गया 2001 में, तब यहाँ पर आप देखें तो उज्बेकिस्तान को शामिल कर दिया गया और इसकी सदस्यता बढ़कर हो गई 6। इसी में 2017 में आप देखें भारत और पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया, और इस रूप में अगर हम देखें तो संघाई सहयोग संगठन की जो सदस्यता है वो बढ़कर 8 हो गई है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो 8 सदस्य देश हो जाते हैं, रूस, इसी के साथ साथ चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और एक तरह से भारत। तो 8 देश हैं, इनमें 2 देशों को और जोड़ा जा रहा है, यानी अगर हम बात करें बेलारूस की तो बेलारूस यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक नए देश के रूप में इसमें जोड़ा जा रहा है ईरान को, तो ईरान भी यहाँ पर जुड़ने वाला है। तो ईरान और बेलारूस ये नए 2 सदस्य होंगे जिनको संघाई सहयोग संगठन में शामिल किया जाएगा। इस आधार पर जो सदस्यता है वह बढ़कर एक तरह से हो जाएगी इसकी 10। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम संस्थापक देशों की बात करते हैं 1996 में तो उज्बेकिस्तान उसमें शामिल नहीं था। दूसरा, इस समूह में जल्दी ईरान और बेलारूस भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जैसा अभी हमने चर्चा किया, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा, वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। तो इस तरह का निर्णय भी अगर हम देखें तो संघाई सहयोग संगठन की तरफ से लिया गया है और वाराणसी को इस तरह का पहला दर्जा दिया गया है टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल के रूप में। तो यह दर्जा भारत के पास 1 वर्ष के लिए रहेगा और ये वाराणसी को एक तरह से दिया गया है। इस आधार पर तीसरा कथन भी सत्य है, केवल पहला गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 30 लाख बच्चों को महामारी के कारण 2020 में डीटीपी की खुराक नहीं मिल पाई है। इस संदर्भ में डीटीपी क्या है? देखिए, जब हम डीटीपी की बात करते हैं तो इसमें डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जिसको पर्ट्यूसिस कहा जाता है, ये 3 बीमारियां हैं डीटीपी इस वैक्सीन में, जिसके माध्यम से बच्चों को इसके लिए भविष्य में सुरक्षित किया जाता है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी, जिसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ऐसी सूचना दी गई है कि कोविड काल के समय में जो स्थितियां थीं, भारत में लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको डीटीपी की जो डोज है वो 2020 में नहीं दी गई हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो यह एक खतरनाक स्थिति है और बच्चों को इस तरह के जो टीके हैं वो मिलने चाहिए। इसी आधार पर अगर हम देखें तो 2021 में ये जो आंकड़ा 30 लाख का है वो घटकर 27 लाख हुआ है, यानी भारत की तरफ से अगर हम देखें तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 एक तरह से प्रारंभ किया गया है, तो उससे प्रक्रियाएं थोड़ी सी आसान हुई हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 2019 से 21 के बीच में जो भी एक तरह से अलग अलग वैक्सीन बच्चों को दी जाती है उनमें पिछले 30 साल में उतनी गिरावट नहीं आई जितना 2019 से 21 के बीच में प्रमुख रूप से कोविड के काल में देखी गई। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अभ्यास के लिए देते हैं। आज का प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं?
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चारों ही एक तरह से लवण झील या एक तरह से सॉल्ट लेक के रूप में जाने जाते हैं। इन चारों को आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें। ये राजस्थान में स्थित लवण झीलें हैं। इस आधार पर उत्तर हमारा हो जाता है डी। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे, जहां पर हम जिम थॉर्प और शौकियापन यानी एमेच्योर जो खेल की एक विधा रहती है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, पहले हम जिम थॉर्प के संदर्भ में जो विवाद है उसको देख लेते हैं। जिम थॉर्प की अगर हम बात करें तो अमेरिकी मूल के प्रमुख खिलाड़ी थे, जिन्होंने स्टॉकहोम का जो ओलंपिक खेल था 1912 का, वहां पर पेंटाथलन और डेकाथलन इन दोनों ही स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन उनके स्वर्ण पदक को आगे चलकर रद्द कर दिया गया कुछ महीनों के बाद। कारण इस तरह की सूचना मिली कि उन्होंने एमेचर या शौकिया रूप में खेल को खेलने के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया है। देखिए, जब हम एमेचर या शौकिया रूप में खेल के खेलने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके खेलने के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरीके से आपको भुगतान की स्थिति नहीं होती है। इसकी तुलना में अगर हम देखें, जब हम प्रोफेशनल खिलाड़ियों की बात करते हैं तो प्रोफेशनल खिलाड़ियों का मतलब ये होता है कि वो किसी भी तरह से खेलते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं तो उसके लिए उनको भुगतान किया जाता है। जैसे अगर हम आईपीएल की बात करें या प्रो कबड्डी लीग की बात करें या आप देखें प्रो बॉक्सिंग होती है, यहाँ पर खिलाड़ी प्रोफेशनल रूप में भाग लेते हैं, यानी प्रशिक्षण और खेलने के लिए उनको एक तरह से भुगतान किया जाता है। लेकिन जो एमेच्योर एथलीट होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए आप देखें इस तरह के भुगतान की प्रक्रिया नहीं होती हैं। उनको सरकार की तरफ से या अन्य रूप में कुछ आर्थिक सहायता अवश्य मिलती है, लेकिन कहीं पर खेलने के लिए कोई भुगतान ऐसा सीधे होता है या प्रशिक्षण वो लेते हैं तो उसके लिए भुगतान होता है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखें ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी भाग लेते थे उनमें ज़्यादातर एमेचर खिलाड़ी होते थे। प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा भाग लेने की अनुमति नहीं थी। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1986 तक ये स्थिति लगभग बनी हुई थी। बाद में धीरे धीरे जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं उनको भी ओलंपिक में भाग लेना अलाउ किया गया। इसी आधार पर अगर हम जिम थोर्प की बात करें तो 1912 में जब उन्होंने गोल्ड जीता पेंटाथलन और डेकाथलन स्पर्धा में, उसके कुछ समय के बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने पेशेवर रूप में बेसबॉल के 2 सीजन खेले थे और उसके लिए उन्होंने भुगतान प्राप्त किया था। इस आधार पर जिम थोर्प पर आरोप लगे कि आपने एमेचर या शौकिया रूप में खेलों को खेलने के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, और इस आधार पर उनके जो स्वर्ण पदक है वो छीन लिए गए। अब अगर हम देखें तो लगभग 110 साल के बाद इसी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने थोर्प के द्वारा डेकाथलन और साथ साथ पेंटाथलन में जो भी स्वर्ण पदक जीते गए थे उनको एक तरह से बहाल कर दिया है। यानी इन दोनों स्पर्धाओं के 1912 ओलंपिक के जो स्वर्ण पदक हैं वो जिम थोर्प के नाम से ही रहेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से शौकिया खेल और जो प्रोफेशनल खेल होते हैं उनमें अंतर को आप ध्यान रखें। वर्तमान स्थितियों में आप देखें तो अधिकांश खेल जो प्रतिभागी हैं वो शौकिया या एमेच्योर रूप में हैं, और प्रोफेशनल जैसे बॉक्सिंग की बात करें, कबड्डी लीग या आईपीएल, इस तरह से प्रोफेशनल लीग आपकी जरूर चलती हैं। लेकिन एमेच्योर के आधार पर आप देखें कि खाली समय में आप अपने खेल को खेलते हैं और अन्य रूप में अपने काम भी करते हैं, तो इसीलिए आपको एमेच्योर या एक तरह से शौकिया खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। जैसे गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में प्रमुख रूप से एमेच्योर जो खिलाड़ी हैं वो बड़ी संख्या में एक तरह से प्रतिभागी रहते हैं। इस रूप में एमेच्योर और प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं उनके अंतर को आप ध्यान रखें। यहाँ पर 2 स्पर्धाओं का नाम आया है, पेंटाथलन और डेकाथलन। जब हम पेंटाथलन की बात करते हैं तो इसमें ये 5 स्पर्धाएं होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप देखें तलवारबाजी, इसके अलावा रनिंग यानी दौड़ना रहता है, तैराकी रहती है, साथ साथ निशानेबाजी और घुड़सवारी। ये पांचों स्पर्धाएं एक खिलाड़ी के द्वारा खेली जाती हैं पेंटाथलन में। और डेकाथलन में आप देखें तो 10 स्पर्धाएं होती हैं, 2 दिन में की जाती हैं। इसमें 100 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है, 400 मीटर की दौड़ है, 110 मीटर की बाधा दौड़ है, डिस्कस है, पोल वॉल्ट है, जेवलिन यानी भाला फेंक है, और साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ है। ये 10 स्पर्धाएं मिलकर डेकाथलन और यहाँ पर 5 स्पर्धाएं मिलकर पेंटाथलन। दोनों स्पर्धाओं में जिम थोर्प ने 1912 में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इसकी बहाली अभी जाकर लगभग 110 साल के बाद की गई है। ये हमारा 16 जुलाई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।